हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों क्लास 12 का हम दूसरा वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक हेडिंग इसमें। तो ये कंपटीशन नीट और जेई स्तर का कंसेप्ट भी हम साथ लेकर चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। जो बोर्ड वाले लड़के हैं वो भी सब देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। और नोट बनाने के लिए जो है ये वीडियो रोककर आप नोट बना लिया कीजिए, या क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन शॉट ले लेते हैं लड़के, बाद में नोट बनाते हैं पढ़ने के बाद। तो जैसा भी हो आप करते रहेंगे। तो ये जानना है, बहरहाल इस चैप्टर से बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है, फिर भी है। एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी, मतलब अगर चार्ज में एक्सेलरेशन है तो एनर्जी रेडिएट्स करता है। तो ये तीन टाइप का केस होता है जिसे आपको जानना चाहिए। ये हम वैसे बता भी चुके हैं। इफ प्लस क्यू चार्ज एट रेस्ट, यदि प्लस क्यू चार्ज कहां है, एट रेस्ट पर है, देन प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं पहले आपसे बताया हूं कि चार्ज अगर रेस्ट पर है तो ओनली, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। ये पहले हो चुका है, बता चुके हैं आपको। और बताया था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो भाग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यही नियम है, यदि चार्ज रेस्ट पर है तो केवल क्या उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है। अब अगर दूसरा केस देखें, इफ प्लस क्यू चार्ज मूव्स कांस्टेंट स्पीड देन प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज जो है कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो एक्सेलरेशन जब जीरो है तो जाहिर है कि इस दशा में क्या होगा, गति के कारण मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट स्पीड से गति करने के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आ गया है और ये आ गया है। ध्यान दें, तब दोनों उत्पन्न होगा अगर, लेकिन कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी होना चाहिए। तीसरा स्टेप जो थोड़ा सा अलग है, इफ प्लस क्यू चार्ज मूव्स वेरिएबल स्पीड देन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएट्स एनर्जी। तो अगर कोई चार्ज वेरिएबल स्पीड से गति कर रहा है, वेरिएबल स्पीड से गति कर रहा है, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, उत्पन्न करेगा ही, साथ में रेडिएट्स एनर्जी का भी रेडिएशन वो करने लगेगा। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड केस है, ऐसा नहीं, यहां मिलता नहीं जल्दी बोर्ड लेवल के बुक में। तो आपके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से केवल पहला पॉइंट ही उसके लिए पर्याप्त है। तो ये दोनों इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जाएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये थ्योरी यहां पे हम क्लियर कर दी है, आप इसे उतार लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज का दूसरा हेडिंग आपका है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ऐसा नहीं कि परीक्षा में आता है, फिर भी हमें सफाई से हर कंसेप्ट क्लियर करते चलना है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में क्या होता है, दो वस्तु हम लेते हैं, दो वस्तुओं को आपस में क्या करते हैं, रब करते हैं, रगड़ते हैं। तो रगड़ते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला जाता है, और जिससे चला जाता है एक में पॉजिटिव आ जाता है, एक निगेटिव आ जाता है। कि इस प्रकार रब करने से बाई फ्रिक्शन जो है इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, वो चार्जिंग होता है, ट्रांसफर होता है। तो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, तो यहां कहा गया है, ध्यान दें, इफ वी रब माने रगड़ते हैं, वन बॉडी विद एन अदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो इसी प्रकार चार्जिंग बाय फ्रिक्शन इसी प्रकार होता है। तो इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी रब करने पर किस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बस चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में केवल इतनी बात हमें बतानी थी आपको। तो अब मैं आपसे कह रहा था कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, दो वस्तुओं को रगड़ने पर एक में प्लस आता है, एक में माइनस आता है। तो कुछ अगर आप जानना चाहें तो मैं आपके लिए लिख दिया हूं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। जैसे हम ग्लास रॉड को ले लें और सिल्क क्लॉथ ले दे, सिल्की कपड़ा वो होता है, सॉफ्ट होता है काफी, हाँ, तो सिल्की कपड़ा, ग्लास रॉड और सिल्की क्लॉथ को आपस में रगड़ा जाए,
या जैसे बंदूक की नली वगैरह साफ करते हैं लोग, या आपका अपने घर का कांच वगैरह साफ करते हैं लोग, तो सिल्की कपड़ा रहना चाहिए तो और अच्छे से साफ होता है। तो वो ग्लास राड और सिल्क क्लॉथ को अगर आपस में हम लोग रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो ग्लास राड पर पॉजिटिव चार्ज आता है जबकि सिल्की क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आता है। फिर हम देखते हैं वूलन क्लॉथ और अंबर या प्लास्टिक ऑब्जेक्ट कोई भी, तो ऊलन ऊन स्वेटर वगैरह जितने हैं ऊन को अंबर या प्लास्टिक ऑब्जेक्ट से अगर हम लोग रगड़ते हैं तो हम देखते हैं हमारे स्वेटर पर पॉजिटिव चार्ज आता है जबकि अंबर या प्लास्टिक ऑब्जेक्ट पर क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है। एक हम लोग अपने बालों में कंघी करते हैं, अपने बालों में कंघी करते हैं, सूखा बाल, ड्राई हेयर, ड्राई हेयर और कंघी, कंघी तो सूखा रहता है, आपका बाल भी क्या होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, गीला ना हो। तो अगर बार बार कंघी इस टाइप से करते हैं तो ड्राई बालों में, सूखे बालों में क्या उत्पन्न हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है जबकि कंघी में क्या उत्पन्न हो जाता है, निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। फिर एक और आता है कैट स्किन, बिल्ली की जो स्किन होता है वो, और एबोनाइट राड होता है कोई, इन दोनों को आपस में अगर हम रगड़ते हैं तो कैट की स्किन पर पॉजिटिव चार्ज आता है और एबोनाइट के राड पर नेगेटिव चार्ज आता है। देखो भैया, रही बात ये चार्ज की, तो इसको जो है प्रेडिकल करके नहीं दिखाया जा सकता है, तो ये चीज आप ध्यान दीजिए। तो इस टाइप से ये वैल्यू रखा गया है। एक चीज और हम लोग जानना चाहिए, नोट में मैं लिख दिया हूं, क्लाउड्स गेट्स चार्ज, मतलब बादल जो चार्ज प्राप्त करते हैं ड्यू टू किस वजह से, फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। तो बादल जो चार्ज होते हैं वो ड्यू टू फ्रिक्शन द्वारा होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेथड ऑफ चार्जिंग की एक विधि चार्जिंग बाई फ्रिक्शन हम आपको पढ़ाए हैं, इसे आप उतार लीजिए। विद्यार्थी, अब हम दूसरा हेडिंग पढ़ेंगे, चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन हम लोग पढ़े, चार्जिंग बाई इंडक्शन में पढ़ते हैं। तो इंडक्शन में बच्चों एक वस्तु दो है, आवेशित होता है। एक इंडक्शन वाले केस में वन ऑब्जेक्ट तो चार्ज होता है और एक दूसरा बॉडी लेते हैं, एक दूसरा बॉडी लेते हैं, एक दूसरा बॉडी लेते हैं। ये वास्तव में ये होता है विदाउट कांटेक्ट, ये संपर्क में नहीं होते हैं, दूर दूर होते हैं, विदाउट कांटेक्ट। चार्जिंग बाय इंडक्शन विदाउट कांटेक्ट, वो संपर्क में नहीं होते हैं, दूर दूर रहते हैं एक दूसरे के, ये भी जानना चाहिए आपको। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मतलब होता है क्या, विदाउट कांटेक्ट, एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, कांटेक्ट। TACT, विदाउट कांटेक्ट। हाँ देखें यहां, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन विदाउट मतलब विदाउट कांटेक्ट, एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहे। मान लेते हैं एक वस्तु है ये जिस पर निगेटिव चार्ज है, एक दूसरा है न्यूट्रल, एक वस्तु ए है, ए करके लिखा है यहां न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ये होता है बच्चों कि जितना उसमें प्रोटॉन है, जितना उसमें प्रोटॉन है उतना उसमें क्या है, न्यूट्रॉन है। उसी वस्तु को न्यूट्रल वस्तु कहा जाता है, या उसी वस्तु को अनचार्ज्ड कहा जाता है। जितना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन है, उसी को कहा जाता है अनचार्ज्ड, अनचार्ज्ड, या न्यूट्रल भी उसी को कहा जाता है। तो ध्यान दें, न्यूट्रल का मतलब होता है, न्यूट्रल का मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं, ये गलत हो जाएगा। न्यूट्रल का मतलब है जितना प्रोटॉन उतना न्यूट्रॉन, ध्यान दें, उसे न्यूट्रल कहा जाता है। अगर किसी वस्तु को आप चाहते हैं कि कोई वस्तु तो क्या हो जाए, पूर्णतः धनावेशित हो जाए, जैसे एक वस्तु हमारा ए है, हम चाहते हैं ये पूर्णतः धनावेशित हो जाए, तो इसके पूर्णतः धनावेशित करने के लिए इसके अपोजिट ऋण चार्ज वाला एक ऑब्जेक्ट हम ले आएंगे इसके नजदीक में। ये अलग अलग हैं, तो ये न्यूट्रल है, ये ऋण चार्ज है, ये अलग अलग इस समय है, अलग से दिखाया गया है। ये भी सिस्टम का हिस्सा अब होने वाला है आगे चल के। तो एक जो है
न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ए है, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ए है जिसपे प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर है, और इसको हम पूर्णतः क्या करना चाहते हैं, धनावेशित करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम धनावेशित करने के लिए इसके अपोजिट चिन्ह वाला, अपोजिट चार्ज वाला वस्तु ले आएंगे। मतलब प्लस चाहते हैं तो माइनस चार्ज वाला ऑब्जेक्ट ले आएंगे। तो अब ले आ रहे हैं, एक दूसरे को पास कर रहे हैं। ये अभी मत आप कल्पना कीजिए, बी वाला चित्र अभी नहीं है। तो एक निगेटिव चार्ज वाला ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है जो पहले न्यूट्रल था। अब निगेटिव चार्ज के समीप आने पर हो गया कि बच्चों ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में उसमें इलेक्ट्रॉन और ऋण धन दोनों रहे होंगे, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा इस ऋण वाले से क्या होगा, रिपेल होगा। रिपेल होगा तो इलेक्ट्रॉन तो दूर चला जाएगा, जैसा कि आपको फर्दर अवे, और जो इसका धनावेशित होगा सब क्या हो जाएगा, नजदीक आ जाएगा। इस टाइप का केस हो गया। तो ये पोलराइज्ड हो गया। अभी बी की कल्पना आप दिमाग में ना करें, ये मान के चलेगा अभी बी नहीं है, अभी उसकी थ्योरी बता रहे हैं। तो ये इसे बोलते हैं पोलराइज्ड हो गया, ध्रुवीकरण हो गया। ध्रुवीकरण का मतलब है प्लस माइनस होता है, या आपके राजनीति की भाषा में कहा जाता है हिंदू मुस्लिम करना। ये पोलराइज्ड हो गया, जिसे वोटों का ध्रुवीकरण करना, हिंदू मुस्लिम कर देना, उसे ध्रुवीकरण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से चार्ज में प्लस माइनस ये क्या कहलाता है, पोलराइज्ड हो गया, पोलराइज्ड हो गया। अब ये पोलराइज्ड हो गया, अब इसको प्लस करने के लिए एक फिर न्यूट्रल दूसरा कोई वस्तु ले आइए, एक के अलावा एक दूसरा चालक ले आइए जो कि क्या हो, न्यूट्रल हो, मतलब जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन समान हो। अब उसको ए के संपर्क में कर दीजिए। एक तरीका बता रहे कैसे किया जाता है। ए के संपर्क में कर देंगे तो इसका ऋण वाला सब इसमें चला आएगा, इसका ऋण वाला सब इसमें चला आएगा। जब इनको फिर अलग अलग करेंगे ए बी को, इसको एक साथ रहने, इसको यहां रहने दीजिए, सेपरेशन लिखा है, उनको दूर दूर करेंगे। तो ये अपने स्थान पे यहां रहने दीजिए, पकड़े रहिए इसको। ए को अलग करेंगे तो इस पे टोटल प्लस आएगा, और बी को अलग करेंगे उस पर टोटल माइनस आएगा। तो एक तरीका ये है। अगर कोई कहे नहीं, हम जो है जो ए वाला न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है हम इसको ऋणावेशित करना चाहते हैं, अगर आप इसे ऋणावेशित करना चाहते हैं तो विद्यार्थी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है प्लस चार्ज वाला ऑब्जेक्ट इसके समीप ले जाएं। जब प्लस चार्ज यहाँ प्लस रखोगे तो इसका ऋण वाला इस तरफ आ जाएगा, प्लस वाला उस तरफ आएगा। तो जब आप एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से इसको फिर टच कराओगे तो प्लस वाला इसमें चला जाएगा। जब आप सेपरेशन करोगे तो ये टोटल माइनस हो जाएगा, ये वाला टोटल प्लस हो जाएगा। तो हमें लगता है ये समझ में आ होगा। एक व्यवस्था ये है इंडक्शन का, और एक और तरीका ये है अर्थ से जोड़ने वाला। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है हमारा, ये जैसे एक वस्तु ए है, न्यूट्रल रहा होगा। अब न्यूट्रल रहा होगा, उसके नजदीक में हम प्लस चार्ज वाला ऑब्जेक्ट ले गए तो ये क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया, ध्रुवीकरण इसका हो गया। तो अब इसमें प्लस माइनस आ गए, और मैं चाहता हूं ये टोटल क्या हो जाए, ऋणावेश हो जाए। तो जिधर वाला प्लस आपको दिख रहा है उधर क्या कर देंगे, अर्थ से जोड़ देंगे। जब अर्थ से जोड़ देंगे तो ये अर्थ है, अर्थ को कहा जाता है ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का समुद्र, सागर कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, अरे पृथ्वी हमारी माता है, ये सब कहते हो। तो ठीक उसी प्रकार से मानो कि पृथ्वी जो है इलेक्ट्रॉन का सागर भी है। तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो जब इसको फिर दोबारा लिखेंगे इससे अलग, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। हाँ, यहाँ माइनस लेंगे तो ये इधर अर्थ जोड़ दीजिए, जिधर प्लस रहेगा उधर अर्थ जोड़ देंगे। तो इस टाइप से आपका ये वाला केस संपन्न हो जाता है। ये नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, आप इस टाइप से प्लस को माइनस को जिसको करना है आप इस टाइप से करेंगे। हाँ, इसका डिफिनेशन यही चीज किया है, इसका डिफिनेशन यहाँ इंग्लिश में लिखा है, आप समझ लीजिए। इफ ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट, लाया जाता है नियर ए न्यूट्रल बॉडी, इस चार्ज वाले को ए न्यूट्रल बॉडी के नजदीक ले आते हैं। द चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज, मतलब ये वाला जो चार्ज है ये अपने से अपोजिट वाले चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अपोजिट चार्ज, एंड रिपल सिमिलर चार्ज। और ये माइनस है, ये माइनस वाले को क्या करता है, अपने से दूर कर देता है, सिमिलर चार्ज प्रेजेंट इन न्यूट्रल बॉडी। तो न्यूट्रल बॉडी में प्रेजेंट होते, ये न्यूट्रल बॉडी ही तो था पहले, अब उसमें ये प्रेजेंट है प्लस माइनस करके, न्यूट्रल बॉडी। एज ए रिजल्ट, तभी जो इसका रिजल्ट, एज ए रिजल्ट
ऑफ दिस वन साइड ऑफ द न्यूट्रल बॉडी बिकम्स नेगेटिव, एक साइड उसका क्या हो जाएगा नेगेटिव, व्हाइल द अदर्स पॉजिटिव। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो हमें पूरा उम्मीद है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन आपका क्लियर हो गया होगा। तो हाँ विद्यार्थी, हम लोग जो है तीसरा हेडिंग पढ़ रहे हैं चार्जिंग का, मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्ज करने का तरीका। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन, डायरेक्ट कांटेक्ट। जैसे दो ऑब्जेक्ट है, आपने टच कर दिया, तो टच कर दिया, अगर ये टेम्परेचर की बात होती, एक ज्यादा गर्म होता एक कम गर्म होता, तो हाई लेवल टेम्परेचर से लो लेवल टेम्परेचर की ओर हीट फ्लो करता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा चार्ज भी एक दूसरे में कम ज्यादा होता है, तो वो ट्रांसफर हो जाता है। ध्यान दें, उसी को कहा जाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। बस इसमें कुछ करना नहीं है। तो देखें, इफ ए चार्ज कंडक्टिंग बॉडी, कोई चार्ज कंडक्टिंग बॉडी है, पूरी तरह ये आवेशित है, ये बॉडी चार्ज कंडक्टिंग बॉडी। द न्यूट्रल बॉडी, एक है अनचार्ज बॉडी, मतलब न्यूट्रल बॉडी है, बिकम्स, इफ ए चार्ज कंडक्टिंग बॉडी इज पुट, रखते हैं इन कांटेक्ट विद अनचार्ज बॉडी, मतलब एक आवेशित बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के संग टच में क्या करते हैं, रखते हैं। द अनचार्ज बॉडी बिकम्स चार्ज। ये जो एक बार तो ये मान लेते हैं, अगर पेन समझ लो इसे, ये है मेरे पास एक चार्ज है, एक चार्ज है, एक अनचार्ज है। जब इनको टच कराएंगे तो इसका आवेश अनचार्ज वाले में आ जाएगा, वही कह रहा है। द अनचार्ज बॉडी बिकम्स चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। इसको क्या कहा जाता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, डायरेक्ट कांटेक्ट। तो बच्चों ये हम लिख लेते हैं, तो इससे ये होता है कि हमारा वीडियो बहुत छोटा बनता है, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है आपके साथ होने पर। तो न्यूमेरिकल हुआ या डेरिवेशन हुआ हो, वो चीज हम आपके साथ करेंगे, आपके साथ एक एक अक्षर लिख कर ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें नहीं, इसमें तो आपको कंसेप्ट समझाना है। ऐसे में क्या, साफ से लिख देने से आप नोट भी बना लेते हो, तो हमें यही उचित लग रहा है। कोई दिक्कत है किसी को तो बता सकता है। हाँ, तो ये भैया ये तरीका है, एक चार्ज बॉडी लेते हैं, एक अनचार्ज बॉडी करते हैं, ये दोनों को टच कराते हैं, तो चार्ज, तो अनचार्ज बॉडी या न्यूट्रल बॉडी भी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। इसी को कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। बात खत्म हो गया। अब द चार्ज बॉडी लॉसेज, माने खोता है, सम ऑफ इट्स चार्ज, ये अपनी चार्ज को क्या करेगा, लॉस करेगा, which is equal to the charge gain by the अनचार्ज बॉडी। मतलब कोई एक आवेशित वस्तु अपनी उतने ही आवेश को खोता है जितना एक न्यूट्रल वस्तु उसको क्या करता है, ग्रहण करता है। वही ये चीज यहाँ पे लिखा है। तो ये चीज अलग से मैं कह दिया हूं आपके लिए। एक चीज और इसमें है, नोट में मैंने आपको लिख दिया है, ये चार्ज बॉडी, जैसे एक पेन है, ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर, दोनों सेम है, दोनों सेम है, सेम शेप एंड साइज दोनों है। मान लेते हैं इस पेन पर हमारा क्यू चार्ज है, कैपिटल लेटर में क्यू, हमारे एक पेन पे क्यू चार्ज है इस पे, और इस पे कोई चार्ज नहीं। अब इनको हम टच कराएंगे, इनको हम टच कराएंगे तो क्या होगा, ये इस पे Q/2 हो जाएगा, इस पे भी चार्ज है, दोनों पेन पे Q/2 चार्ज हो जाएगा। मैं समझता हूं आपको पूरी तरह समझ में आऊगा। उसी को मैं अपनी भाषा में लिखने का प्रयास किया हूं। ग्रामर दृष्टि से हो सकता है गलत हो, लेकिन फिर भी मैं ठीक हूं, मैं मतलब समझा रहा हूं। इफ द शेप, शेप एंड साइज, शेप मतलब आकार में छोटा बड़ा नहीं है दोनों, और शेप एंड साइज, साइज भी वही, मतलब दोनों पेन है, दोनों एक ही कंपनी का पेन है, दोनों एक ही कंपनी का पेन है, मतलब सेम शेप हो गया, साइज, साइज भी वही है तो सेम साइज हो गया। एंड मटेरियल ऑफ द बोथ कंडक्टर, दोनों प्लास्टिक एक ही है, मटेरियल ऑफ द सेम कंडक्टर इज सेम, देन चार्ज ट्रांसफर्ड सेम अमाउंट, सेम अमाउंट इन बोथ, सेम अमाउंट इन बोथ।
तो ये ग्रामर थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है। देन चार्ज ट्रांसफर्ड, देन चार्ज इक्वल इन बोथ ऑब्जेक्ट, ये ठीक रहेगा मुझे लगता है। तो ये इसमें क्यू चार्ज था, इसमें कोई चार्ज नहीं था, टच कराया इसका भी क्यू बाई टी हो गया, इसका भी क्यू बाई टी हो गया। तो सेम चार्ज इन बोथ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब इसका आधा चला गया होगा, आधा रह गया होगा, दोनों सेम सेम हो गया होगा। तो यही इसका मतलब था। तो इसे आप लोग उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, तो चार्ज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को और हम इकट्ठा किए हैं जो आपको हम बताना चाहते हैं। तो वो चीज जो चार्ज संबंधी जितनी जानकारी थी, हम कठिन कठिन बुक से आईआईटी नीट लेवल का कंसेप्ट यहाँ पर लेके आए हैं। आप क्रमबद्ध तरीके से उसका अध्ययन किया जाए। मैं यहाँ पे केवल इतना ही लिखा हूँ, पॉइंट टू रिमेम्बर, याद रखने योग्य बातें क्या है, मास और चार्ज का क्या रिलेशन है, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है, मैं लिखा हूं, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। मतलब चार्ज सदैव मास से क्या रहता है, संबद्ध रहता है, जुड़ा रहता है। मतलब ऐसा कोई चार्ज वाली वस्तु संभव नहीं है जिसके पास मास न हो। इसका मतलब ये, शायद हम बता भी चुके हैं, फिर भी पॉइंट ऑफ व्यू लिखे हैं इसे, पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, दूसरा कह रहा है चार्ज इज ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज क्या है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, या व्युत्पन्न राशियां है चार्ज। व्हाइल मास इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, ये लोग हम लोग जानते हैं। द्रव्यमान क्या है, मूल राशियां हैं। मास ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जबकि चार्ज क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। ये भी लाइन आप जानते हैं, बशर्ते इकट्ठा करके लिखा गया। तीसरे पॉइंट पे गौर करें, तो चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स। चार्ज जो होता है पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव होता है, बट मास इज ऑफ ओनली वन टाइप्स और पॉजिटिव। मास केवल एक ही प्रकार का होता, वो भी धनात्मक होता। मास जो है ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये 3 पॉइंट जो है इजी थे, लेकिन आपको ज्ञान में दे दिए हम। चौथा पॉइंट वो कीमती है, फॉर ए मूविंग चार्ज बॉडी। यदि कोई चार्ज आवेशित वस्तु जो है गति कर रहा है, मास इंक्रीज व्हाइल चार्ज रिमेन कांस्टेंट। कीमती चीज है, यदि कोई आवेशित वस्तु गति कर रहा है तो उसका मास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आगे थ्योरी कहां से आया, ये लाइन कैसे सिद्ध हो, ये लाइन कीमती है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। ध्यान दें, फॉर ए मूविंग चार्ज बॉडी कामा मास इंक्रीज व्हाइल चार्ज रिमेन कांस्टेंट। चार्ज तो हमेशा, कोई आवेशित वस्तु है अगर बहुत तेजी से गति कर रहा है तो उसका मास तो बढ़ेगा, लेकिन चार्ज कांस्टेंट रहेगा। ये चीज ध्यान देना। ये बात कैसे सही है, तो आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत से, रिलेटिविटी के थ्योरी से आपके पास है, मास ऑफ बॉडी इक्वल टू मास ऑफ रेस्ट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जहां वी जो लिखा है ये स्पीड ऑफ मास है और सी है स्पीड ऑफ लाइट है। तो जो वस्तु गति कर रहा है, गति करने के कारण इस थ्योरी से क्या होता है, ये विराम द्रव्यमान है, ये मोशन मास है, गति के दौरान मास है। तो गति के दौरान मास जो है यहाँ पे ज्यादा था। अगर v की वैल्यू कुछ भी है, 100 मीटर पर सेकंड रख दिए तो 100 का स्क्वायर अपॉन 3 × 10⁸ का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर जो है आप नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, 100 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आप नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर है कि ये वैल्यू नीचे हर में ज्यादा आएगी, वो वाली वैल्यू अंश में चली जाएगी, जाहिर है कि इसका द्रव्यमान कुछ बढ़ जाएगा। तो ध्यान दें, ये सूत्र बता रहा है कि मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये रिलेटिविटी के थ्योरी से है, ध्यान दें। ये बहुत कीमती पॉइंट था, यहाँ पे हम आपको समझाए। आगे कह रहा है, फॉर ए नॉन रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल, मतलब ऐसा कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज v जो है c की तुलना में क्या बहुत कम है। यही वाले केस लगभग यहां भी चल रहा है। v का मान मतलब
स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चार्ज बॉडी, स्पीड ऑफ चार्ज बॉडी इज वेरी लेस एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। तो ऐसी दशा में स्पेसिफिक चार्ज क्यू बाई एम का मान क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ध्यान दें, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई आवेशित वस्तु बहुत स्लो चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, तो ऐसा नहीं कि इसका मास बढ़ जाएगा। स्लो चलने पर मास नहीं बढ़ेगा, तेज चलेगा तब जाके उसका मास बढ़ेगा। जब तेज चलेगा तो उसका मास बढ़ जाएगा, जब मास बढ़ जाएगा तो स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप कहिए कि मैं स्पेसिफिक चार्ज नहीं जाता, तो विशिष्ट आवेश एक हिंदी में कहते हैं ई बाई एम या क्यू बाई एम होता है। चार्ज और मास के रेशियो को ही क्या कहते हैं? स्पेसिफिक चार्ज या विशिष्ट आवेश कहते हैं हिंदी में। अभी नहीं आया तो आगे कहीं मिलेगा, अभी तक आप नहीं जानते हैं तो मैग्नेटिक वगैरह में ये चीज आगे मिलने वाला है, फिजिक्स में मिलेगा। ये अब तक शायद मिल चुका हो, 11th का कोर्स कंप्लीट किए होंगे तो मिला होगा, पता नहीं कंप्लीट किया कि नहीं। तो इसको स्पेसिफिक चार्ज आपको ध्यान देना है, ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, लेकिन शर्त ये है कि चार्ज बॉडी की स्पीड लाइट के स्पीड की तुलना में बहुत कम रहेगा, तब ये कांस्टेंट रहेगा। ये से और एक बहुत ही कीमती यहां मैं लेके आया हूं आपको पॉइंट, तो दैट पार्टिकल हुज मास ऑफ रेस्ट इज जीरो। कुछ पार्टिकल है जिसका मास ऑफ रेस्ट क्या होता है? जीरो होता है। जैसे मैं एक जानता हूं, आप अभी पढ़ेंगे, बाद में क्लास 12th में ही पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो पढ़ेंगे, फोटान एक आएगा, फोटान, PHOTON, फोटान एक आएगा। फोटान इज इक्वल टू होता है एच न्यू। ये फ्लांक ने एक थ्योरी दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आगे आपका आएगा फोटान। फोटान जो होता है ई बराबर एच न्यू होता है। तो वही फ्लांक ने बताया है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटान अथवा क्वांटा कहते हैं। फोटान यही है, फोटान वो। तो ये फ्लांक नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि एच न्यू जो है फोटान है, इसका विराम द्रव्यमान रेस्ट मास ऑफ रेस्ट वो जीरो होता है। जिसका विराम द्रव्यमान जीरो होता है बच्चों, वो वस्तु चार्ज आवेशित नहीं होती है। ये चीज हमें केवल आपको बताना था, तो मैं अपनी भाषा में इसे लिखा हूं, दैट पार्टिकल हुज मास ऑफ रेस्ट इज जीरो, दे हैव नॉट एनी चार्ज। एग्जाम्पल में लिखा हूं फोटान, मतलब वो आवेशित वस्तु नहीं होती है, वो वस्तु आवेशित नहीं हो सकता है। तो यहां होना चाहिए चार्ज बॉडी, दे हैव नॉट चार्ज बॉडी, यहां कहना चाहिए दे हैव नॉट चार्ज बॉडी। ये चीज ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब वो आवेशित वस्तु नहीं हो सकता। अगर उसका कोई वस्तु ऐसा है जिसका रेस्ट मास जीरो होता, मास ऑफ रेस्ट क्या होता है? जीरो होता है, वो वस्तु आवेशित नहीं हो सकती। तो हमें चार्ज और मास के रिलेशन से संबंधित कुछ थ्योरी देना था, ये हम लिखे हैं, आप उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी देखें, 3 सवाल हमें आज बताना है, वही आप पढ़िए केवल। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कंडक्टर सो दैट इट एक्वायर्स ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ इतना। तो जो बच्चों गिवन है, गिवन में जैसे यहां Q बराबर दिया है, Q इक्वल टू दिया है कितना? नैनो कूलम। Q इक्वल टू दिया है, तो हमें लगता है उतारने में थोड़ी सी गलती हो गई, सॉरी। यहां बच्चों 3.5 नैनो कूलम दिया है, दिए चार्ज हमारा दिया है 3.5 NC, मतलब नैनो कूलम 10 टू पावर -9 कूलम, ये क्यू है। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ना भी दिया रहे तो 1.6 गुणे 10 टू पावर 9 कूलम, ये मैग्नीट्यूड में इतना होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश ये ऋणात्मक होता है, लेकिन यहां मैग्नीट्यूड हम लोग रखते हैं। तो आपसे बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू क्या? NE, तो N इक्वल टू Q अपॉन E। तो Q आपका हो रहा है 3.5 गुणे 10 टू पावर -9, ये हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 1.6 गुणे 10 टू पावर -19 हो जाएगा।
तो इतना हो जाएगा बच्चों। तो ये पॉइंट हट जाएगा, 35 अपॉन क्या आएगा 16 आ जाएगा, गुणे 10 टू पावर प्लस 9, ये जाएगा प्लस 19 हो जाएगा, 9 निकल जाएगा तो प्लस 10 आएगा। तो ये 16 2 32 और 30 हुआ, इतना गुणे 10 टू पावर प्लस 10, मतलब ये पूर्णांक में डिवाइड हो रहा है, पूर्णांक में क्या हो रहा है डिवाइड। यस यस यस। तो 35 अपॉन 16 को डिवाइड करेंगे तो 2.18, ये टोटल कंप्लीट कट रहा है। ध्यान दे विद्यार्थी, तो ये इतना इलेक्ट्रॉन आपका आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो चाहिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड, कितने इलेक्ट्रॉन हटना चाहिए, तो 2.18 गुणे 10 टू पावर प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ये चीज और आपको ध्यान दे, जैसे 4/3 कर दे, इतना गुणे 10 टू पावर प्लस 10 आता, तब आप आंसर क्या देते, तब आप आंसर ये नहीं दे, क्योंकि ये कभी कट ही 1.3333 पागल उतर जाएंगे, कभी कट नहीं सकता। तो इस टाइप का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मत सोचना कि ये फ्रैक्शन है 2.18, ये पूरी तरह कट गया है। इसका 20 ले लोगे तो 118 हो जाएगा, 118 हो जाएगा ये। तो ये पूर्णांक, ये मत सोचना ये फ्रैक्शन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पूर्णांक है, मल्टीपल डिजिट है, ये इंटीजर डिजिट है, ये पूर्णांक इंटीजर है ये पूरी तरह से। तो इस टाइप का रहेगा तो ये गलत हो जाएगा सवाल, ध्यान देना। इसका मतलब ये नहीं कि ये फ्रैक्शनल है, इसका मतलब ये अगर पूरी तरह आपका डिवाइड हो रहा है, पूरी तरह कट जा रहा है, तो वो माना जाएगा कि वो इंटीजर है। तो आप इसे उतार लीजिए। हाँ विद्यार्थी, एक दूसरा क्वेश्चन देखें आज। When a piece of polythene is rubbed, when a piece of polythene is rubbed, एक पॉलीथीन के पीस को क्या करते हैं, रब्ड विद ऊल, ऊन से। एक पॉलीथीन का पीस है, उसको जो है ऊन से क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो ये चार्ज ऑफ -2 इंटू 10 टू पावर -7 कूलाम इज डेवलप्ड, उत्पन्न होता है ऑन पॉलीथीन, पॉलीथीन पर जो है इतना ऋणात्मक चार्ज क्या होता है, उत्पन्न होता है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास व्हिच इज ट्रांसफर टू द पॉलीथीन। तो पॉलीथीन का मतलब ऋण इसलिए आया कि यहां से इलेक्ट्रॉन आया होगा, कहां से, ऊल से इलेक्ट्रॉन इसमें गया होगा, तो इसका इसमें कितना द्रव्यमान ट्रांसफर हो गया, इसका द्रव्यमान कितना हो गया, अब कितना इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान ट्रांसफर हुआ ये बताना है। तो हम जो है, बहुत अच्छा सवाल है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू न्यूमेरिकल है बच्चों, बहुत अच्छा है, ध्यान दें। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, फ्रॉम Q इक्वल टू N, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ पहले तो ये तो पता चले। तो ये Q चार्ज दिया है 2 इंटू 10 टू पावर -7 कूलाम अपॉन 1.6 गुणे 10 टू पावर -19 कूलाम। अब कहिए ऋण क्यों नहीं लिखा है, तो ऋण यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ हमें बताना कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो ये कैलकुलेशन करने पर तो हो जाएगा, कैलकुलेशन आप करते हैं तो 20/16 हो जाएगा, ये 10 टू पावर ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 5 20, 4 4 16, ये 5/4 आ रहा है 10 टू पावर 12, ये भी सरल होगा, कट जाएगा पूरी तरह, तो 4 के 4, हाँ 4 5 20, इतना आ रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया 1.25 इंटू 10 टू पावर 12, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ठीक सवाल है, कहीं कोई आशंका नहीं, क्योंकि जब पूरी तरह ये वैल्यू कट जाएगा इसका मतलब उतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। अगर पूरी तरह नहीं कटेगा तो ये जो है कह दिया जाएगा ये संभव नहीं है, ये इस प्रकार का चार्ज का लेन देन संभव नहीं है। कि यहाँ तो इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, मतलब 100 इसका ले लेंगे तो 125 गुणे 10 टू पावर 10 हो जाएगा। तो ये इतना इलेक्ट्रॉन आया, ये फ्रैक्शन आप मत समझिएगा, ये फ्रैक्शन नहीं है। अब कह रहा है कितना अमाउंट, अब भैया इतना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो मास ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इतना इलेक्ट्रॉन जो है ऊन से किस में आया, पॉलीथीन में आया, तभी इसका नेगेटिव चार्ज है। तो वो कितना द्रव्यमान ट्रांसफर हुआ, तो भैया एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन की संख्या से हम गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन, कितना द्रव्यमान ट्रांसफर हुआ। तो ये हमारा आ रहा है 1.25 गुणे 10 टू पावर 12 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg। तो इसका इंटू करने पर बच्चों जो आ रहा है वो आ रहा है 11.38 गुणे 10 टू पावर -19 kg, इतना आ रहा है। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, समय हमारा बहुत ज्यादा लग जा रहा है। वीडियो जो है आगे हम कूलाम का नियम पढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए न्यूमेरिकल सब खत्म कर रहे हैं। तो ये देखिएगा, अच्छा न्यूमेरिकल है, उतार लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट न्यूमेरिकल है। वीडियो हमें लंबा लग रहा है, तीसरा, और कल आने वाले कल में हम पढ़ाएंगे कूलाम्स लॉ। तो ये कह रहा सवाल, देखिए लास्ट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू है ये। 10 टू पावर 12 अल्फा पार्टिकल, 10 टू पावर 12 अल्फा पार्टिकल फॉल पर सेकेंड ऑन ए न्यूट्रल स्फीयर। कोई न्यूट्रल स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, सेम है, उस पे एक सेकेंड में 10 टू पावर 12 अल्फा पार्टिकल आप गिर रहे हैं। कैलकुलेट द टाइम इन विच द स्फीयर गेट्स चार्ज बाई 2 माइक्रोकूलम। वो कह रहा है कितने समय में स्फीयर का चार्ज 2 माइक्रोकूलम हो जाएगा, मतलब टोटल चार्ज जो है 2 माइक्रोकूलम है, कितने समय में हो जाएगा। तो अच्छा सवाल है बच्चों। तो मान लेते हैं टी समय में वो स्फीयर का चार्ज 2 माइक्रोकूलम हो जाएगा। तो अब देखें, तो एक सेकेंड में ये गिरता है 10 टू पावर 12 अल्फा पार्टिकल स्फीयर पर, तो टी सेकेंड में, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल फॉलिंग इन टी सेकेंड, तो टी सेकेंड में ज्यादा के लिए क्या करेंगे, गुणा। तो ये इतना अल्फा पार्टिकल स्फीयर पर गिर रहा है, और एक अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है, अल्फा कण पर जो आवेश होता है बच्चों, वो मूल आवेश मतलब प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। प्रोटॉन का आवेश प्लस 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है, उसके 2 गुने के बराबर होता है। और अल्फा पार्टिकल का मास जो है प्रोटॉन के द्रव्यमान के 4 गुने के बराबर होता है। ये थ्योरी बाद में मिलता रहेगा, लेकिन जब भी अल्फा पार्टिकल आएगा ये बात हम आपको रिपीट करते रहेंगे। हाँ, तो इतना हो गया भैया। तो एक अल्फा पार्टिकल पर इतना आवेश है, तो इतना अल्फा पार्टिकल गिरे हैं तब कितना आवेश होगा, तब वो कुल आवेश के बराबर हो जाएगा। ध्यान दें, एक अल्फा पार्टिकल का आवेश इतना है और इतना अल्फा पार्टिकल गिर रहा है, ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है। नंबर ऑफ Q बराबर यानी जो होता है, तो ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल टोटल स्फीयर पर गिर रहा है, और एक अल्फा पार्टिकल, तो ये हो गया Q इक्वल टू NE। तो जैसे ये हमारा ये सवाल के लिए Q हो जाएगा, Q इक्वल टू NE जैसा व्यवहार आपका हो जाएगा ये, ठीक। तो ये N है, इतना अल्फा पार्टिकल गिरा है स्फीयर पर, और एक स्फीयर का चार्ज कितना है, एक फोटॉन का चार्ज कितना हो रहा है, +2e। अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन के आवेश के 2 गुने के बराबर होता है। तो ध्यान दें, तो सो द चार्ज इंसिडेंट इन टाइम t, तो जो चार्ज गिर रहा है इन टाइम t में ऑन कहां, स्फीयर पर, वो किसके बराबर होता है, NE के बराबर होती है। मतलब टोटल कितना इलेक्ट्रॉन गिरा गुणे, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितना अल्फा पार्टिकल गिरा गुणे एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज। तो ये टोटल चार्ज हमको दे दिया स्फीयर का, कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोकूलम हो जाएगा। और ये आपका सोल्यूशन है, ये रखे हैं, T है और 2 है, एक इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का आवेश प्लस होता है 1.6 गुणे 10 टू पावर -19। तो यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा। T इक्वल टू इतना बटे, ये देखिए 19 में से 12 निकल जाएगा तो -7 आएगा, तो ये मैं नीचे कर दिया हूं, तो ये आया। हल करने पर 6.25 सेकेंड आ रहा है। फिर एक बार सॉल्व पढ़ लिया जाए, तो 10 टू पावर 12 अल्फा पार्टिकल फॉल पर सेकेंड ऑन ए न्यूट्रल स्फीयर, कैलकुलेट द टाइम इन विच द स्फीयर गेट्स इतना चार्ज, मतलब कितने समय में स्फीयर जो है इतना चार्ज ग्रहण कर लेगा। टोटल चार्ज Q इक्वल टू NE,
एन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है, और एक जो है इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ एक अल्फा पार्टिकल का चार्ज इतना दिया है, तो टोटल ज्ञात कर लिए। तो एक गिर रहा है टी समय में इतना, एक सेकंड में 10⁻12 गिर रहा है अल्फा पार्टिकल, तो टी सेकंड में ज्यादा, तो टोटल अल्फा पार्टिकल पता चल गया, और एक अल्फा पार्टिकल ये चार्ज से गुणा कर दिए तो हमारे उत्तर आ गए। तो अब बच्चों मेहनत से पढ़ाई करते रहे, ऑल दी वेरी बेस्ट।